Hello friends, how are you? Welcome to Surendra Study Solution. Today we are going to discuss about class 12 Fundamentals of Human Geography, lesson number 7 Tertiary and Quaternary Activities. Before we study this chapter, we have to watch previous videos in which we discussed about primary activities, secondary activities. If you assume primary, secondary, then you will be solve out tertiary activity. ओके तो जो इनिशियल स्टेज में हमने देखा था कि प्राइमरी एक्टिविटी होती है फिर सेकेंडरी और टर्सरी तो ये अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन देखें तो उसी के अकॉर्डिंग ही चैप्टर भी बना हुआ है। तो आइए बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। अब जैसे एक एज ए लैडर होता है तो जो स्टार्टिंग होती है ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर दो यहाँ पर देखिएगा पहले प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ चुके थे फिर सेकेंडरी एक्टिविटी और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टर्सरी क्वाटरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं कैसे ह्यूमन बीइंग ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की और उसमें इवोल्यूशन करते चला गया। तो क्या कुछ चेंजेस आए हैं वही आपकी जो थीम है इस चैप्टर का वो है टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। तो टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे। होती क्या है टर्सरी एक्टिविटी। तो टर्सरी एक्टिविटी, व्हाट इज टर्सरी एक्टिविटी? In the initial stage of economic development, large portion of people worked in primary sector। तो जैसे ही इनिशियल स्टेज होती है किसी भी इकोनॉमी की, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग ने जैसे ही काम करना शुरू किया तो वहां पर मैक्सिमम पीपल काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। जैसे एग्रीकल्चर करना शुरू किया था, फार्मिंग करना, गैदरिंग, ये आपने सीखा था। क्लियर है? इन डेवलप्ड इकोनॉमी the majority of worker get employment in tertiary activity and a moderate portion is employed in the secondary sector। तो जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, विकसित देश होते हैं, वहां पर आपको लोग प्राइमरी एक्टिविटी में कम काम करते मिलेंगे, टर्सरी से एक्टिविटी में काम ज्यादा करते मिलेंगे। टर्सरी एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ। व्हाट इज टर्सरी एक्टिविटी? टर्सरी एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो 2 पॉइंट्स को नोट कर लेंगे आप, एंड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो जो प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है वो टर्सरी एक्टिविटी के अंदर आता है। यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्रोविजन सर्विसेज का होता है, जो सर्विसेज आप कंज्यूम कर लेते हैं वो यहाँ पर उसका मतलब प्रोडक्शन कहा गया है। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेज एंड सैलरी। तो जो आउटकम होता है वो वेजेज और सैलरी के तौर पर जाना जाता है जो आपको मिलता है। एक्सचेंज का अगर बात करें, इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस। तो जो एक्सचेंज होता है वो किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी आती है। तो ये यहाँ पर आपने क्या सीखा? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। क्लियर है? और जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज में जब हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की मदद लेते हैं तभी एक्सचेंज हो पाता है कोई प्रोडक्ट यहाँ से वहां। टर्सरी एक्टिविटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स द कॉमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज। तो जो टर्सरी एक्टिविटी होती है उनमें के अंदर होता है कॉमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज होता है, रादर देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। तो टर्सरी एक्टिविटी के अंदर यहाँ से एक मेन पॉइंट निकल कर आया, वो नोट करना है आपने कि टर्सरी एक्टिविटी के अंदर जो कॉमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज को जो है इंक्लूड करता है, कि जो हम कॉमर्शियल आउटपुट निकालने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, वो आती है टर्सरी एक्टिविटी के अंदर। ना कि कोई टेंजिबल हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम कह सकते हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं कि टर्सरी एक्टिविटी में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट? ओनली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर है? तो आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जैसे प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, वो पढ़ा था। टर्सरी में किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रोडक्शन होता है किस टाइप का? जो आप किसी को प्रोडक्ट करने के लिए उनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। तो टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटी है टर्सरी, वो 4 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। तो इस लेसन के अंदर हम यही 4
पॉइंट्स डिस्कस करेंगे टर्सरी एक्टिविटी के। तो जो आपको सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो यहाँ प्रोडक्शन मतलब क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर है पॉइंट। तो सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर जो मेनली 3 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं। कौन कौन से? एक होता है टर्सरी सेक्टर, एक होता है क्वाटरनरी, एक होता है क्वानरी। इन तीनों में फर्क क्या है? क्वालिटी का फर्क आता चला जाता है। यहाँ पर जो लेबर काम करती है, यहाँ पर लेबर जो काम करती है उसमें के अंदर क्वालिटी आ जाती है, हार्डवर्क कम हो जाता है। यहाँ पर भी जो लेबर है उसको वो माइंड से काम करना शुरू करती है। तो ये 3 टाइप से मेन होती है। फिर हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले टर्सरी एक्टिविटी। तो टर्सरी एक्टिविटी के जो पार्ट हमने सीखे वो है 4। तो टर्सरी एक्टिविटी की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रेड। अगर कोई ट्रेड कर रहा है ना, व्यापार कर रहा है, वो टर्सरी एक्टिविटी में आता है। तो ट्रेडर क्या होता है? मान लो किसान सब्जी बेचने गया मंडी में, तो ट्रेडर ने वो सब्जी आगे पैकिंग करके आगे बेच दी, या उसे साइज कम करके ज्यादा करके उसे आगे बेच दिया। तो उसने खुद तो नहीं उगाया ना, उसको नहीं प्रोड्यूस किया। तो टर्सरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन नहीं होता है। ओनली प्रोडक्शन का मतलब यहाँ क्या कहा गया है, जब हम किसी प्रोडक्ट करने वाले को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। तो ट्रेड आता है। सेकंड आएगा इसमें ट्रांसपोर्ट, और थर्ड आएगा कम्युनिकेशन, और फोर्थ आएगा सर्विसेज। तो ये 4 पॉइंट आते हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है क्वाटरनरी। तो जो क्वाटरनरी सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा माइंड वर्क काम करना शुरू कर देता है। तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटी जो होती हैं, जो हम काम करते हैं, वो क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर आता है, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर है। उसके बाद आता है 4th नंबर पे आता है क्वानरी। क्वानरी एक्टिविटीज होती क्या है? क्वानरी एक्टिविटीज मेनली क्या होती है? माइंड पे डिपेंड होती है, आपकी स्किल पे डिपेंड होती है, जिसमें कंसल्टेंट होते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट है, किसी मान लो डॉक्टर है तो स्पेशलिस्ट है वो किसी एक बीमारी का, या किसी एक जो स्ट्रीम का एक स्पेशलिस्ट है। तो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आते हैं क्वानरी एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं जो सर्विस सेक्टर है, जो हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। एक है टर्सरी, एक है क्वाटरनरी, एक है क्वानरी। इन तीनों को समझने का तरीका यही है कि भाई यहाँ पर तो आपको नॉलेज है, कम नॉलेज है, यहाँ पर नॉलेज और ज्यादा है, और यहाँ पर और ज्यादा नॉलेज है। तो फर्क क्या होगा आपको पता है, जब कहते हैं ना हार्ड वर्क को माइंड वर्क से काम करेंगे तो बिना परिश्रम के भी काम आप मतलब कम परिश्रम में वो काम को आसान कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तीनों ही सेक्टर आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अब तक कंक्लूजन निकाल चुके हैं आप। जो सर्विस सेक्टर्स हम अगर बात करें वो 3 टाइप्स के, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वानरी। तो इसमें हम टर्सरी को 4 टाइप से डिस्कस करेंगे: ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस। तो टर्सरी सेक्टर इस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेड के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, और सर्विस प्रोवाइड करके। क्लियर है। फिर जो क्वाटरनरी होते हैं, क्वाटरनरी क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको नॉलेज देते हैं, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। फिर आता है क्वानरी सेक्टर। तो क्वानरी सेक्टर वो होता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटी। जो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी थी, या जो सेक्टर था टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो टर्सरी सेक्टर में सबसे पहले आता है ट्रेड, जो व्यापार होता है। तो सबसे पहले कौन आया? ट्रेड आया। तो ट्रेड भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया गया, 4 टाइप से डिवाइड किया गया। जो हम व्यापार करते हैं वो 4 तरीके से होता है। जो किसी वस्तु को हम बेचते हैं, खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। और ट्रेडिंग में सबसे पहले आती है एक पॉइंट, जो ट्रेडिंग का फर्स्ट पॉइंट है वो है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। तो भाई आप देखते हैं ट्रेडिंग क्या होती है, रूरल एरिया में भी होती है, उसके बाद अर्बन एरिया में भी होती है, तो अर्बन एरिया। फिर उसके बाद रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। तो ये 4 टाइप से ट्रेडिंग होती है, यही डिस्कस करना है हमने फर्दर स्लाइड्स के अंदर। तो सबसे पहले आता है ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर बात करें, तो ट्रेड एंड कॉमर्स किस में आ रहा है? टर्सरी एक्टिविटी में आ रहा है। ट्रेड एंड कॉमर्स इज essential buying and selling of items produced elsewhere. The collection and distribution points where trading take place are called ट्रेडिंग सेंटर्स। तो जहां पर किसी प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसको ट्रेडिंग सेंटर्स कहा जाता है। दिस सेंटर आर डिवाइडेड इनटू, तो किसी सामान को खरीद के कहीं और बेचना, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है। तो ये 4 टाइप से हमने जो हमारा चैप्टर है उसमें 4 टाइप से हमने पढ़ना है। पहला है रूरल मार्केटिंग सेंटर, होता है जो गाँव के अंदर। फिर उसके बाद अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में मार्केटिंग सेंटर होता है, रिटेल ट्रेडिंग होती है, होलसेल ट्रेडिंग होती है। अब इसमें सबसे पहले आता है रूरल मार्केटिंग सेंटर। क्लियर पॉइंट। तो 4 टाइप से आपको क्लियर हो चुके होंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स अगर जब हम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार के 4 टाइप्स, किस तरीके से हम किसी सामान को बेचते हैं आगे। एक होता है रूरल मार्केटिंग सेंटर, जैसे अब मंडियां लगी होती हैं, सब्जी लगी होती है, वहां पर किसान खेतों से सब्जी लेके आता है, फिर दूसरे लोगों को वो बेची जाती है, थोड़े उच्च दाम के अंदर उसको बेचा जाता है। फिर आता है अर्बन मार्केटिंग सेंटर, देखते हैं आप, मॉल होते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद रिटेल ट्रेडिंग होती है, उसके बाद होलसेल ट्रेडिंग होती है। रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग में डिफरेंस बताएंगे आपको। होलसेलर क्या होता है, जो सामान को बहुत ज़्यादा एक बल्क में खरीद लेता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और फिर उसे दूसरे लोगों को, सेलर जो बुक शॉप पर है, उनको बेचने की कोशिश करता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आता है रूरल मार्केटिंग सेंटर। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स में, क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज रूरल मार्केटिंग सेंटर, या डिफरेंस पूछ सकता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रूरल मार्केटिंग सेंटर, जो गांव के अंदर जो सेंटर्स होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, दे आर क्वेशी अर्बन एंड कैटर टू लोकल नीड्स एंड एरिया। तो लोकल नीड्स को और एरिया की जो डिमांड को फुलफिल करते हैं, तो वो रूरल मार्केटिंग सेंटर ही करते हैं। क्लियर है। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, होलसेल मार्केट्स एंड रिटेल मार्केट्स। तो मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज होती हैं, आप देखते हैं सेंटर्स भी बोल देते हैं, होलसेल या रिटेलर मार्केट्स होती हैं। इन रूरल एरिया देर आर पीरियोडिक मार्केट। तो वहां पर आप देखते हैं रूरल एरिया में पीरियोडिक मार्केट्स भी होती हैं। तो आपका 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बन सकता है, जो पीरियोडिक मार्केट क्या होती है। पीरियोडिक मार्केट मतलब एक स्पेसिफिक डेली वहां पे वो नहीं लगती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए। दैट मे बी वीकली और बाई वीकली एंड पीपल फ्रॉम द नियर बाई एरियाज मीट देयर डिमांड्स। दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स एंड शॉपकीपर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये होती है पीरियोडिक मार्केट। तो आपसे पूछ सकता है पीरियोडिक मार्केट्स का एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है, वो रूरल एरिया की मार्केट में देखने को मिलता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये था आपका रूरल मार्केटिंग। सेकंड पॉइंट है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स की जब हम बात करते हैं, दीज मार्केट सेल ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप देखोगे गांव का जो पीरियोडिक मार्केट था, वहाँ का जो प्रोडक्ट था, वो जो सामान बेचा जाता था, ट्रेडिंग हो रही थी, और जो सर्विस सेंटर जो आप देखते हैं मॉल होते हैं शहरों के अंदर, वहाँ के प्रोडक्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। वो स्पेशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो अर्बन एरिया में बेची जाती हैं। For example, markets for labor, housing, semi-finished products, services of educational institution and profession like teacher, doctors, lawyers also develops। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट होते हैं कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं, और वो प्रोवाइड किसके लिए किए जाते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड किए, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी लोग टर्सरी एक्टिविटी में काम करने वाले जो अर्बन एरिया में रहते हैं। आप देखो अर्बन एरिया के लोगों का ऑक्यूपेशन देखो, और रूरल एरिया के लोगों का ऑक्यूपेशन देखो, ये फर्क होता है। क्लियर है। फिर आता है रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है भाई। तो रिटेल ट्रेडिंग क्वेश्चन बनेगा आपका, इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कस्टमर। तो जब कोई प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को बेचा जाता है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर्स। तो आपसे पूछ सकता है कि जिसमें हमें किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, मतलब आपको कोई सामान सीधा आके बेच रहा है मैन्युफैक्चरर जो है, तो वो कौन सी ट्रेडिंग होगी, किस तरीके से आपको बेचा जा रहा है माल, तो वो रिटेल ट्रेडिंग कहलाती है। This trading is done through fixed establishment or stores, small shops, consumer cooperatives, big डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। तो ये जो रिटेल ट्रेडिंग होती है, रिटेल ट्रेडिंग के एग्जांपल याद कर लेंगे भाई आप, कौन कौन से होते हैं। रिटेल ट्रेडिंग करने का तरीका होता है, कोऑपरेटिव्स होते हैं, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, चेन स्टोर्स होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स कैसे देखते हैं, जैसे अपने रिलायंस ट्रेंड देखा है, तो रिलायंस अपना प्रोडक्ट, अपने ट्रेंड्स, अपने जो मतलब स्टोर्स ओपन कर रखे हैं उसके थ्रू बेच रहा है। या आप देखते हैं कि पेप्सी है, तो पेप्सी अपनी ब्रांच मतलब अपनी रिटेल ट्रेडिंग ही कहेंगे हम, जब वो सीधा डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करता है। क्लियर है पॉइंट। द चेन स्टोर्स बाई कमोडिटी इन बल्क एंड देन हायर स्किल्ड स्पेशलिस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव टास्क। तो जो चेन स्टोर होते हैं, तो चेन स्टोर होते हैं क्या भाई, एक चेन बनाई जाती है पूरी की पूरी। चेन स्टोर्स बाय कमोडिटी इन बल्क एंड देन हायर स्किल्ड स्पेशलिस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव टास्क। तो चेन स्टोर्स क्या होते हैं, चेन स्टोर्स में सामान को बल्क में खरीद लिया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटीज, वो जो ब्रांड्स होती हैं, वो प्रोडक्ट रखे होते हैं उसके पास। जैसे मान लो एक बिग बाजार है, तो बिग बाजार में कितने सारे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट काफ़ी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। अब फिर वो क्या करता है, बिग बाजार जो एक ब्रांड जो बना रखा है, उसने काफ़ी सारे अपने स्टोर्स ओपन कर रखे हैं। उसने फिर बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स जो मैनेजर्स हैं, सेल्स पर्सन लगा रखे हैं, तो वो प्रोडक्ट को आगे फिर बेचते हैं। बल्क में लेने पे उसको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, फिर उसको बेचता है, तो उसमें कमीशन बनता है। तो ये ऐसा जो करना कहलाता है वो चेन स्टोर्स कहलाते हैं। क्लियर पॉइंट। स्ट्रीट पेडलिंग, हैंडक्राफ्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन एंड इंटरनेट और एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग्स। तो कुछ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग्स भी होती हैं। मतलब कोई मैन्युफैक्चरर है ना, वो सामान आपको दो तरीके से बेच सकता है भाई। एक तरीका तो है कि वो अपना स्टोर ओपन करे,
और उस स्टोर के थ्रू आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। ये तो है आपका चेन स्टोर हो गया एक प्रकार से। दूसरा है जब उसके पास मान लो प्रोडक्ट जो कोई नया नया मैन्युफैक्चरर है वो आपको सामान सीधा बेचना चाहता है कस्टमर तक। अब उसके पास इतना नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव्स लगा ले, सेल्स पर्सन लगा ले, और इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो सीधा सीधा क्या करता है, स्ट्रीट पेडलिंग होती है, जो पेडलर्स होते हैं, आपको फेरी वाले होते हैं ना बेचने आते हैं दवाइयाँ, कहते हैं जी कंपनी का सामान है, कंपनी का प्रचार है। हैंडक्राफ्ट ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन्स, इंटरनेट और एग्जांपल ऑफ द नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। तो जिनके पास जो स्टोर है ही नहीं, तो वो इस तरीके से आपको सामान बेचने की कोशिश करते हैं। तो रिटेल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर आपको सीधा प्रोडक्ट बेचता है। क्लियर पॉइंट। इसके बाद है होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है? अब वो जैसे वर्ड से ही जो आपको है ना एज्यूम हो रहा है कि भाई होलसेल, होलसेल में और रिटेल में फर्क ये होता है, होलसेलर क्या होता है, उस प्रोडक्ट को काफी क्वांटिटी में ले लेता है और फिर आगे अलग अलग शॉपकीपर्स को ढूंढ लेता है बेचने के लिए, वो सीधा कंज्यूमर को नहीं बेचता है। रिटेल्स में क्या होता है, रिटेलर क्या करता है, रिटेलर सीधा कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करता है। Here, bulk buying takes place directly from the manufacturer by numerous intermediary merchants. Okay, the merchants wholesale extend credit to retailers. तो ये पॉइंट है, होलसेलर ट्रेडिंग क्या होती है। होलसेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना सामान काफ़ी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, जिससे वो सामान सस्ता पड़ता है, फिर उसको आगे वो बेच देते हैं, उसमें उनको कमीशन बन जाता है। जैसे मान लो एक पैकेट में मान लो जो 10 पेन आ रहे हैं, अब एक पैकेट में 10 पेन आ रहे हैं, तो 10 रुपए का एक पेन है, तो 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप उसको काफ़ी बल्क में खरीदोगे तो हो सकता है वो पेन आपको 8 रुपए में पड़े, जब उसको आप काफ़ी बल्क के अंदर खरीदोगे। तो ऐसा काम करते हैं होलसेल ट्रेडर्स, जो काम करते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है जो टाइप्स ऑफ ट्रस्ट एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, तो एक हमारा ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है भाई, ठीक है। तो ट्रेड्स किस में आता है, ट्रस्ट एक्टिविटी में। इसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो यातायात होती है वो भी ट्रस्ट एक्टिविटी में आती है। ये देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट क्या होती है। ट्रांसपोर्ट इज ए ट्रस्ट एक्टिविटी इन विच पीपल, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब किसी प्रोडक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वाइल सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट आर सीन। तो जब हम एक ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं कि सामान जो हमने बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें 3 वर्ड्स निकल कर आते हैं आपके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, टाइम क्या होगा और कॉस्ट क्या लगेगी। मतलब आप किस रास्ते से सामान बेचना चाहते हैं, कितनी दूर है वो, समय कितना लगेगा और उसमें खर्चा कितना आएगा। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, वो किलोमीटर डिस्टेंस में मेजर किया जाता है। और जो टाइम होता है उसको टाइम डिस्टेंस में मेजर किया जाता है। 2 आवर्स का डिस्टेंस है, 3 आवर्स की रनिंग है, कंप्लीट है। और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस को जो है कॉस्ट डिस्टेंस में काउंट किया जाता है कि उस रूट से सामान खरीदा जाता है तो कितने रुपए खर्चा आता है। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। तो जो फैक्टर अफेक्ट करता है ना, जो फैक्टर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट को भी, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कहाँ पर नहीं होगा, तो उसके 2 फैक्टर्स हैं आपके सामने। वो है, फर्स्ट है डिमांड और सेकंड है रूट्स। तो वहाँ का रूट कैसे, तो डिमांड की जब हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल्स। तो भाई जो पब्लिक है जो रहती है वहाँ पर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है, इनकी वजह से वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सड़कें बनाई जाती हैं। जैसे आप देखें चंडीगढ़ जैसे शहर की सड़कें देखो, रूरल एरिया की सड़कें देखो, फिर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की सड़कें देखो। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो और वहाँ की पॉपुलेशन का साइज क्या है, ये मैटर करता है कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। जैसे आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रो ट्रेन देखने को मिल रही है, अब रूरल एरिया में मेट्रो ट्रेन नहीं देखने को मिल रही है। कंप्लीट है। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। तो आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको ट्रांसपोर्ट्स के मोड बहुत सारे मिलेंगे, जो व्हीकल्स हैं वो अलग अलग तरह के मिलेंगे। रूट, इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, नेचर ऑफ लैंडस्केप, टाइप ऑफ क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एटसेट्रा। तो ये रूट्स को भी देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि भाई कौन सा रूट सही रहेगा। नेटवर्क, अब नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास 2 प्लेसेज होते हैं, तो जब हमारे पास मान लो 2 प्लेसेज हैं और वो 2 प्लेसेज की कनेक्टिविटी, एक मान लो 1 प्लेस है, ए बी प्लेस है और एक सी प्लेस है और एक डी प्लेस है। तो ए की बी से कनेक्टिविटी, सी की बी से कनेक्टिविटी और बी की डी से कनेक्टिविटी। तो जो नोड होता है, नोड क्या होता है, जहां पर जिस पॉइंट पे जाके हमें पहुंचना होता है,
कोई रूट्स बनाए जाते हैं उसको नोड बोलते हैं। नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। तो नोड एंड लिंक किसे कहते हैं? जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना होता है वो पॉइंट उसका नोड कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? तो जैसे यहाँ बी से आप मान लो ए पे जा रहे हैं तो ए नोड कहलाएगा। A node is a meeting point of two or more roads and every road that joins by any two nodes is called link। और जब 2 या 3 नोड्स होते हैं तो उसको लिंक बोल देते हैं कि भाई लिंक बन गया A से B, B से C, C से D, D से A, तो ये नेटवर्क बन गया। कंप्लीट है? तो जैसे नेटवर्क की अगर बात करें तो आप अगले चैप्टर में भी आएगा आपको, इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं आप, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कलकत्ता से। तो जो इंडिया के अंदर आप देखते हैं 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करने वाला जो नेशनल हाईवे है, तो जिसमें आप देखते हैं कि भाई नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है आपका जैसे दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कलकत्ता से, कलकत्ता को दिल्ली से। तो ये नेटवर्क बन गया एक पूरा पूरा। ठीक है? टाइप्स ऑफ ट्रस्ट एक्टिविटी में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशंस की। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या होता है? ट्रांसपोर्ट्स में सिर्फ आपका जो किसी प्रोडक्ट का वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर होता है, लेकिन कम्युनिकेशन में वर्ड का जो वर्ड्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, जो व्यूज होते हैं वो होते हैं। ठीक है? अब कम्युनिकेशंस की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑन सर्विसेज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, जब ट्रांसमिशन ऑफ नॉट गुड्स, ओनली वर्ड्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो जब आइडियाज, मैसेज, फैक्ट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड कम्युनिकेशन एज मैसेज वर्क कैरिड बाय हैंड, एनिमल, बोट, road, rail and air, but new technology has made communication independent of transport, such as mobiles, telephony and satellites. Some of the communication service as discussed below। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो आइडिया है, मैसेज है, वो पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत तरह की नई चीज़ें इन्वेंट हो चुकी हैं, जो सैटेलाइट्स की मदद से, टेलीफोन की मदद से, मोबाइल की मदद से हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसमिशंस ऑफ वर्ड्स या मैसेजेस या फैक्ट्स, आइडियाज कर रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशंस क्या होता है? तो टेलीकम्युनिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो कैसे हुई थी, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते थे अपना। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड इट हैज बिकम डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस। फॉर एग्जांपल, जो स्टार्टिंग में टेलीफोनिकेशन अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशंस किस तरीके से होता था? टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राफ के थ्रू हम मैसेज पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर मोर्से कोड होते थे, मोर्से कोड्स में हम जो है जो ए को डिनोट करने का तरीका ये होता था, बी को, सी को, थ्री को, डी को, ये इस तरीके से हम डॉटेड में जो प्रिंट होते थे जिसको मोर्से कोड कहते हैं, तो मोर्से कोड के थ्रू हम ये देख लेते कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ठीक है? एंड टेलिक्स, तो एंड टेलिक्स इज इन दी लास्ट सेंचुरी एंड नाउ सैटेलाइट एंड मोबाइल टेलीफोन एटसेट्रा आर यूज्ड। आजकल तो हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट और मोबाइल यूज हो रहे हैं, तो इनसे पहले एक टेलेक्स होता था। जैसे आप टाइपराइटर बोल रहे हैं तो टाइपराइटर को टाइप करते थे तो वो उस पर लिख देता था, ये आपको आगे फिर पहुंचा देता था ना, आइडिया आपकी जो वर्डिंग है, आपके आइडियाज को आगे पहुंचा देता था। मोर्से कोड्स था, टेलीग्राफ था, ये तो ओल्ड फैशन चीजें थी आपकी। अभी न्यू फैशन में हम क्या बात कर रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें तो मोबाइल और टेलीफोन का बात करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट आता है मास मीडिया। क्या होता है मास मीडिया की अगर बात करें? कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू विच मैसेज कुड बी सेंड टू वास्ट ऑडियंस। तो बहुत सारे ऑडियंस को जब कोई आप मैसेज पहुंचा देते हो, वही वन टाइम में जो मैसेज आप बहुत सारे ऑडियंस को पहुंचाते हो उसको हम बोल देते हैं मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया। ठीक है? ब्रॉड एरिया की बात करते हैं। तो वास्ट ऑडियंस जब आपके पास है, जब आप न्यूज के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, लाइव के थ्रू अपने आइडियाज को शेयर करते हैं काफी सारी पब्लिक को, around the world are called mass media. For example, radio, television, newspaper, etc. The internet has revolutionized the global communications। हाँ भाई, जब से इंटरनेट आया है तो इंटरनेट हैज रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है इंटरनेट ने कैसे रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया आपके ग्लोबल कम्युनिकेशंस को। तो आप देखते हैं इंटरनेट के थ्रू फेसबुक, जो सोशल मीडिया आए हैं, तो आपके फ्रेंड्स फॉरेन कंट्री के भी फ्रेंड बन गए हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक आ चुकी है। ये किसकी वजह से क्रांतिकारी कदम रहा है? रिवोल्यूशनाइज्ड
जो इंटरनेट की वजह से ही हुआ है, जो कम्युनिकेशन बहुत दूर तक हो गया है और अच्छा हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटी में एक आता है सर्विसेज। तो सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, सर्विसेज services there are different levels at which services are provided and availed. Some are meant for industries, some for people, and some for both industry and people. Transport services can be divided into three subcategories. They are, अब बात करते हैं जो सर्विसेज होती हैं, हम किसी इंडस्ट्री को भी सर्विस देते हैं, किसी आदमी जो सम पीपल और सम बोथ, उन दोनों को भी सर्विस। तो अगर सर्विस की बात करें तो इंडस्ट्री को भी सर्विस दी जाती है, किसी पब्लिक को भी, किसी पीपल को भी सर्विस दी जाती है और इन दोनों को भी दी जाती है। अब इसको जो सब कैटेगराइज किया गया है वो सर्विसेज को कैसे किया गया है, लो ऑर्डर सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज और हाई ऑर्डर सर्विसेज, थ्री टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सर्विसेज, और सर्विस को जो कैटेगराइज किया गया है वो थ्री टाइप से हैं। कौन कौन सी हैं? एक आती है लो ऑर्डर सर्विसेज, इट इंक्लूड्स कॉमन एंड वाइड स्प्रेड सर्विसेज लाइक ग्रोसरी, सोप, लॉन्ड्रीज एटसेट्रा। तो जो मान लो दुकान संभाल रहा है, परचून की दुकान खोले हुए है, या लॉन्ड्री जो कपड़े धोने का, धोबी, नाई, तेली, इनका का जो काम करता है, उसको लो ऑर्डर सर्विसेज कहा जाता है। फिर आता है डोमेस्टिक सर्विसेज, इट इंक्लूड्स हाउस कीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स विच माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो डोमेस्टिक सर्विसेज क्या होती हैं? जब आप देखते हैं गांव से लोग शहरों में जो मकान होते हैं, कोठियां होती हैं, उनमें काम करने जाते हैं, कपड़ा, झाड़ू, पोछा, तो उनको बोला जाता है डोमेस्टिक सर्विसेज कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। फिर आता है हाई ऑर्डर सर्विसेज, दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड लेस कॉमन लाइक अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स एंड फिजिशियंस। सम सर्विसेज आर सरप्राइज्ड एंड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट लाइक मेकिंग, मेंटेनिंग हाईवेज, ब्रिज, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा। तो आप देखते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड होती हैं, जैसे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सब जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये हायर सर्विस ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है जो सर्विस की अगर बात करें हम, सर्विसेज आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड और बिग कॉरपोरेशंस। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं आज की डेट में अगर देखा है तो कुछ गवर्नमेंट्स होते हैं, कुछ कॉरपोरेशन के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं। सम आर प्रेजेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक लो ऑर्डर एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। कुछ जो होते हैं ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, की अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें दो कौन कौन से आते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज आता है या जो लो ऑर्डर सर्विसेज आती है। फिर आता है मुंबई ढाबा वाला इन इंडिया इज वन सच सर्विसेज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मुंबई के अंदर जो ढाबा वाला की जो सर्विसेज होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और मुंबई ढाबा वाला टिफिन सर्विस प्रोवाइड टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर दी सिटीज। तो 1,75,000 के करीब वो टिफिन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और वो भी अपने आप को हैंडल करे। तो सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होते हैं और अनऑर्गेनाइज भी होते हैं। क्लियर पॉइंट। अब आता है पीपल इंगेज इन टर्सरी एक्टिविटी। तो जो पीपल हैं वो टर्सरी एक्टिविटी में कैसे इंगेज हैं, कौन कौन है, कहाँ कहाँ वो टर्सरी एक्टिविटी है। Earlier, more number of people were employed in the primary secondary sector as the sector provided major jobs. But now there has been a shift of jobs to tertiary और service sector. तो टर्सरी सेक्टर को हम जो बात करते हैं या जो सर्विस सेक्टर कह रहे हैं, आज की डेट में काफी कन्वर्ट हो चुका है। लोग प्राइमरी सेकेंडरी की बजाय अब टर्सरी सेक्टर की ओर ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन, ठीक है, तो सम सेलेक्टेड एग्जांपल, सम ऑफ दीज इलेक्टेड दैट आर रिलेटेड टू द पीपल एंगेज्ड इन द टर्सरी एक्टिविटीज फॉलो टूरिज्म। तो टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म भी एक प्रकार से टर्सरी सेक्टर का ही एग्जांपल है कि उसमें जो लोग सैलानी आते हैं, देखने आते हैं, टिकट लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, जिस मोन्यूमेंट को देखते हैं वहां उसको पैसा पे करते हैं। तो टूरिज्म की जब बात करें तो टूरिज्म भी एक टर्सरी से एग्जांपल है, टर्सरी एक्टिविटी का एग्जांपल है। तो यहाँ तक आपने सीखा सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर्स की जब हम बात करें तो सर्विस सेक्टर को हमने सीखा कि सर्विसेज जो प्रोवाइडर होते हैं एक टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वार्नरी होते हैं, और क्वाटरनरी के अंदर इंफॉर्मेशन बेस्ड और रिसर्च बेस्ड होते हैं। इसके बाद आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज होती क्या है।
तो ट्रस्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, ट्रस्ट की 4 टर्म याद हो गई आपको। अब बात आती है क्वार्टरली एक्टिविटी में। अब होगा कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है जो क्वार्टरली एक्टिविटी में काम करते हैं। Activities related to knowledge oriented involving collection, production and disseminations of information come under quaternary activities. क्या है? The activities related to the knowledge oriented. Knowledge oriented जो काम करते हैं लोग वो quaternary activities के अंदर आते हैं, ठीक है। They center around research developed and may involve specialized knowledge and technical skills. Like software developers, mutual funds manager, doctors, accounting, brokerage firms, some example of quaternary activities. तो जो उन लोगों के पास एक स्पेशल नॉलेज होता है वो क्वार्टरली एक्टिविटीज में काउंट होते हैं। मतलब वो एक प्रकार से लेबर वर्क और ज़्यादा कम करते नजर आएंगे, वो मेंटली वर्क ज़्यादा करते नजर आएंगे। दे कैन बी outsourced even as these are not tied to resources or affected by the environment of markets. This sector has replaced primary secondary sector and absorbed half of the population in developed economies. तो भाई जो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते हैं किसी जगह तो इनको आउटसोर्सिंग, जो आउटसोर्स मतलब बाहर से भी लाया जा सकता है, वो काम उनसे कराया जा सकता है, इसको आउटसोर्स इवन एज दीज आर नॉट टाइड टू रिसोर्स और अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट और मार्केट्स। तो जो सर्विस सेक्टर्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि टर्सरी क्वार्टरनरी भी हो चुका, बात है क्वार्नरी। क्वार्नरी वो लोग होते हैं जो और ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेटर होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ये आते हैं आपके क्वाइनरी एक्टिविटीज के अंदर। पॉइंट क्लियर रहेगा। अब आता है क्वाइनरी एक्टिविटीज। The activities that are highly specific and specialized are placed under it. These includes high level decision maker. High level decision maker. तो high level decision makers, administrator, government officials, research scientists, etc. They are also known as gold collar professions. तो गोल्ड कॉलर जॉब भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट बन गया आपका, गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस जो होते हैं वो क्वार्नरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं, जो हाई लेवल डिसीजन मेकर होते हैं और ज्यादा स्किल होती है जिनके पास, एक डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्नरी एक्टिविटीज। क्लियर पॉइंट। फिर आता है आउटसोर्सिंग क्या होती है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। तो जब कोई आप किसी बाहर की एजेंसी को कोई काम दे देते हैं, उसके पास काफ़ी सारे जो मैन पावर है वो इंटेलिजेंट मैन पावर है, आप वो कहते हो कि भाई हमारा ये काम कर दो और वो आपको काम प्रोवाइड, जो आपको टास्क है वो कंप्लीट करके चली जाती है, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इट इज टर्म्ड एज ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग भी कहा जाता है व्हेन वर्क इज ट्रांसफर्ड टू ओवरसीज लोकेशन। अगर वही काम दूसरी कंपनी, मतलब उस कंपनी को विदेशों में या ओवरसीज एक देश से दूसरे देश की पावर भेजा जाता है तो उसको ऑफशोरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफशोरिंग कहा जाता है। आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, चाइना, बोट्सवाना एटसेट्रा। आउटसोर्सिंग क्या होता है भाई? आउटसोर्सिंग होती है, आउटसोर्सिंग मतलब आउट के सोर्स से काम करना। जैसे इंडिया में जो सेक्टर्स हैं, बीपीओ सेक्टर्स हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, अमेरिका का जो काम है वो इंडिया में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनसे वो कराया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्लियर है पॉइंट। इससे होगा क्या, वही एम्प्लॉय मान लो बीटेक होल्डर है अमेरिका में, वो करोड़ों रुपए ले रहा है, और इंडिया वाला वही काम कर देगा, वो 50 लाख रुपए ले रहा है। तो इस तरीके से वो कंपनी क्या करेंगे, अमेरिका की बजाय वो इंडिया से काम कराना पसंद करेंगी, तो आउटसोर्सिंग हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर, डाटा प्रोसेसिंग एंड अदर आईटी रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के एग्जांपल हैं, किस तरीके से हम आउटसोर्सिंग करते हैं। कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर्स होते हैं, डाटा प्रोसेसिंग होती है, आईटी रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। क्लियर पॉइंट। अब यहीं पे आता है बीपीओ। व्हाट इज बीपीओ? तो 1 मार्क्स में बीपीओ की फुल फॉर्म भी आ सकता है। बीपीओ होता क्या है? बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब विच इन्वॉल्व्स कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कॉल सेंटर एंड सिमिलर अदर प्रोसेस। द डेवलपमेंट कंट्रीज ट्रांसफर दीज जॉब्स एज ओवरहेड कॉस्ट एज मच लोअर, मेकिंग इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट।
तो बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, जब आप आपका बिजनेस कोई दूसरे देश में बैठे हुए लोग संभाल रहे हो इंटरनेट के थ्रू, और यहाँ पर मान लो आपके देश में वो बंदा मान लो 60,000 रुपये में काम कर रहा है, और किसी अदर कंट्री में वो आपको 30,000 में काम करके दे रहा है, तो आप यहाँ बैठे बैठे उससे काम ले रहे हैं, इसको बोलेंगे हम बीपीओ सेक्टर्स। तो जैसे जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होते हैं, उनको यहाँ मौका मिलता है अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। अब जैसे इंडिया जैसे कंट्री है, अब अमेरिका की कंपनियां काम करा रही हैं इंडिया के लोगों से, अब इंडिया के लोग काम करने के लिए तैयार हैं, उनको पैसा वहाँ बचत हो रहा है, तो अपनी बचत को कम करने के लिए ऐसा करती है। तो ये होती है बीपीओ सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है केपीओ। अब केपीओ बीपीओ में फर्क क्या है, अब इसमें नॉलेज वर्ड लगा देना है आपने एक्स्ट्रा, है ना। तो केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये भाई नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इसमें थोड़ा और इंटेलिजेंस आई, वहां इंटेलिजेंसी नहीं थी, यहाँ इंटेलिजेंसी है। विच इन्वॉल्व स्किल्ड वर्कर। अब देखो ये फर्क आपने देखना है, यहाँ स्किल्ड वर्कर होंगे भाई। एंड एनेबल्स कंपनी टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च एटसेट्रा। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कंपनियां होती हैं ट्रेनिंग देती हैं, या ई लर्निंग जो होती है, ये एग्जाम्पल है केपीओ के। क्लियर है पॉइंट। मतलब आप किसी बाहर के कंट्री से काम करा रहे हैं सस्ते रुपए के चक्कर में, तो ये वहां के लिए क्या कहलाएगा, आउटसोर्सिंग कहलाएगा। फिर डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वर्क अगेंस्ट ईच कलर्स नेम। क्या आप जानते हैं कि रेड कॉलर जॉब किसे कहा जाता है, गोल्ड कॉलर जॉब किसे कहता है, व्हाइट कॉलर किसे कहता है, ग्रे कॉलर जॉब क्या होती है, ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, पिंक कॉलर जॉब क्या होती है। तो कलर के अकॉर्डिंग कैसे पता चलता है कि रेड कॉलर जॉब करने वाले लोग कौन होते हैं, आइए देखते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं रेड कॉलर जॉब होती क्या भाई। मतलब रेड कॉलर जॉब वाले जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। तो रेड कॉलर जॉब जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर काम करने वाले लोगों की होती है। क्लियर पॉइंट। फिर आता है गोल्ड कॉलर जॉब किसे कहता है। तो गोल्ड कॉलर जॉब के लिए गोल्ड कॉलर रेफर्स वर्कर रेफर्स टू द हाईली स्किल्ड नॉलेजेबल people such as doctors, lawyers, scientists, and also young low wages worker who also get parental support। तो ये आता है गोल्ड कॉलर जॉब में। तो लो वेजेज वर्कर्स हु आल्सो गेट्स पेरेंटल सपोर्ट। तो कुछ लो वेजेज वर्कर भी होते हैं जिनके घर से अच्छा सपोर्ट होता है, तो वो कम रुपए में भी काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो गोल्ड में कॉलर वाली जॉब में स्पेशलिस्ट होते हैं। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है व्हाइट कॉलर जॉब। क्या होती है व्हाइट कॉलर वर्कर, इज ए सैलरीड प्रोफेशन रेफर टू ऑफिस वर्क्स एंड मैनेजमेंट इन जनरल सेंस। तो जो लोग मतलब ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जिनको कोई मेहनत नहीं करनी होती है, एसी रूम में काम करना होता है, मैनेजमेंट संभालते हैं पूरा का पूरा, वो है व्हाइट कॉलर जॉब। क्या है व्हाइट कॉलर जॉब, मतलब आपका कॉलर ही गंदा नहीं होगा, ऐसी जॉब है, मेहनत ही नहीं लगेगी आपकी, आराम से बैठे रहेंगे। फिर आती है ग्रे कॉलर जॉब। कौन सी होती है ग्रे कॉलर जॉब, जो होती है या वर्कर होते हैं, रेफर्स टू दोज हु वर्क बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोफेशंस, आईटी प्रोफेशनल्स। तो ये वो लोग होते हैं जो ना तो व्हाइट कॉलर वाले होते हैं ना ब्लू कॉलर वाले होते हैं, तो ये सारे के सारे रिटायरमेंट की एज का टाइम आया होता है, लेकिन फिर भी जिन लोग किसान है, 70 साल का किसान है, अब वो भी सोचता है चलो मैं खेती करता रहूं। तो इस तरीके से ग्रे कॉलर जॉब में वो लोग आते हैं जो बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट भी काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लू कॉलर। तो ब्लू कॉलर का जो नेम आया है, ब्लू जीन्स, जीन्स पहनते थे फैक्ट्री वर्कर को, जीन्स दी जाती थी ताकि जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कुछ उसमें मशीनों में आपके जो है एक फिटिंग जो आउटफिट है वो अच्छी हो, तो वहां से इसका नेम आया ब्लू कलर वर्कर जो बात करते हैं। दिस टर्म इज रेफर टू ए मेंबर ऑफ द वर्किंग क्लास हु परफॉर्म्ड मैनुअल लेबर एंड अर्न्स द हावरली वेजेस। तो जब आप मैनुअली लेबर कर रहे हो तो उस वर्कर को बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर रेफर्स टू दोज वर्कर्स हु आर employed in low paid jobs like librarian, receptionist। तो जब आपको लो पेड जॉब करते हैं, कहीं पे आप जो है वेटर लगे हुए हैं, तो जब आप लो लेवल का काम करते हैं या ब्यूटिशियंस हैं, तो उसको बोला जाता है पिंक कॉलर जॉब। क्लियर है पॉइंट। फिर आता है ब्लैक कॉलर। तो ब्लैक कॉलर की जब बात करें, इट इज यूज टू रेफर टू वर्कर्स इन द माइनिंग और द ऑयल इंडस्ट्री। तो माइनिंग और ऑयल इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है ब्लैक कॉलर जॉब। उसके बाद आता है ग्रीन कॉलर जॉब। क्या होती हैं, जो ग्रीनरी की तरफ ध्यान देते हुए काम कर रहे होंगे, जैसे आजकल देखते हैं वही वर्ल्ड वाइल्ड
वाइड फंड ऑफ नेचर, ग्रीन पीस एंड सोलर प्लांट पैनल्स की अगर बात करने वाले हैं तो उनको कहेंगे ग्रीन कॉलर जॉब। नेक्स्ट है ओपन कॉलर जॉब। क्या होती है भाई? ये ओपन कॉलर जॉब की अगर बात करें, रेफर्स टू ए वर्कर हु वर्क फ्रॉम होम वाया इंटरनेट। जैसे मैं अभी आपको अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो वर्क कर रहा हूँ और अब इसका मुझे रेम्युनरेशन मिलने लग जाए, तो मैं कहूँगा कि मैं ओपन कॉलर जॉब कर रहा हूँ। ओपन कॉलर जॉब क्या मतलब? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने घर पे बैठ के, आपको जो सर्विस स्कूल में प्रोवाइड करानी थी वो यहाँ से बैठ के प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन कॉलर जॉब कहलाएगा। या कोई बंदा घर से बैठ के अपने ऑफिस को संभाल रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो उसको ओपन कॉलर जॉब बोलेंगे। क्लियर पॉइंट? न्यू कॉलर जॉब में जिसमें टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स को यूज किया जाता है, तो उसको न्यू कॉलर जॉब कहा जाता है। अब लास्ट जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है व्हाट इज डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड होता क्या है, इसके बारे में वर्डिंग नहीं मिलेगी आपको लिखने की जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, या यहाँ इस स्लाइड्स को अगर अच्छे से आप रीड कर लोगे तो यहाँ देखते हैं डेवलपमेंट अमर्ज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपका। ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इज अनइवनली स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। तो हम देखते हैं हर जगह पर एक जैसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जा रही है, कहीं पर थोड़ी एडवांस है तो कहीं पे थोड़ी लो है। Some regions have prospered while others are lagged behind. This is known as digital divide। तो इसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो पिक्चर में एक प्रकार से आप देखेंगे जो इधर जो बच्चा है टैब से अपना होमवर्क कर रहा है, स्कूलिंग टैब पे हो रही है, इधर जो है पेपर पे कर रहा है। तो ये एक डिजिटल डिवाइड का कारण है कि यहाँ तो जो जो पेज पे कर रहा है उसको सुख सुविधाएं जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की जो क्वालिटी है वो इधर तो ज्यादा है, इधर कम है। तो कहीं पे वही सर्विसेज ज्यादा होना, कहीं पे वो कम होना या नामात्र की होना, वो कहलाता है डिजिटल डिवाइड। क्लियर है पॉइंट? Some regions have prospered while others are lagged behind. This is known as digital divide. In developing countries, this kind of divide is seen more than developed countries. Here, the metropolitan cities are developed more than rural areas। तो आप देखोगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रफ्तार से हो रहा है, रूरल एरिया का हो नहीं रहा है। तो ये भी क्या एक डिजिटल डिवाइड है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में बच्चे टैब पे पढ़ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, स्क्रीन बोर्ड आ गए हैं। रूरल एरिया में ऐसा नहीं, आज वो पेजेस पे पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो चुका है। आप पूरा वोल अर्थ पे, वोल कंट्री की स्टेट्स में हम ये सर्विस इक्वलिटी नहीं दे सकते, ये इक्वलिटी नहीं है। तो ये जितना ज्यादा गैप आ रहा था उसको हम बोलेंगे डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर थे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो जैसे ही आपकी लास्ट वीडियोस थी वो सारी वीडियो आप देख चुके होंगे। तो अभी तक जो हम हैं वो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आपके 2 चैप्टर्स रहते हैं इस बुक के। इसके बाद हम नेक्स्ट बुक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ट्रांसपोर्ट एंड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बेस रहेगी। तो अभी तक जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जो लास्ट वीडियोज हैं एक बार फास्टली उनको जरूर देखिएगा। और एग्जाम से पहले पहले आपका एक बार ये वीडियोज को देख लेना है, और जब एग्जाम नियर आए, जब आपकी छुट्टियां हैं 2-3 दिन 4 दिन की, तो उस टाइम पे दोबारा इसको स्पीड में लगा के इन वीडियोज को कंप्लीट से देखना है। ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे।